यदि विधिवत आवेदन नहीं किया गया तो अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर उसने अपराध किया है तो उसके कंपाउंड करने के लिए आवेदन करने का एक तरीका है, इसमें लिखा हुआ है, वो हम पढ़ के डिस्कस नहीं करें क्योंकि समय लगेगा, समय कम है, तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें को बता दें। अगर जो यहाँ पे प्रोविजंस है उन प्रोविजंस का पालन नहीं किया, एप्लीकेशन देने में मतलब डिपार्टमेंट को बिल्कुल करना चाहता है, हमने तो अप्लाई कर दिया था, मेरा कर दो, और फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी है, तो ऐसे केसेस में भी विधिवत अगर आवेदन नहीं किया गया तो अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण एवं विकास, तो भले वो कंपाउंडेबल हो लेकिन उसने अगर प्रॉपर परफॉर्मा पे एफिडेविट देते हुए नियमों का पालन करते हुए आवेदन नहीं किया है, बिल्कुल करना चाह रहा है डिपार्टमेंट को पेंडिंग करने के लिए, तो आप आवेदन पर विचार नहीं करेंगे और उसको निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है, भले ही जहां अग्निशमन विभाग, पुरातत्व विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीडब्ल्यूडी, पर्यावरण निदेशालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि से एनओसी की आवश्यकता होगी, वहां उक्त अनापत्ति की प्राप्ति उपरांत ही समन की कार्रवाई की जाएगी। जहाँ एनओसी है वहाँ एनओसी के बिना कर ही नहीं सकते। अगर मान लिया हाइट का प्रतिबंध है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से हाइट प्रतिबंधित है, आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो एनओसी के बिना तो करेंगे नहीं, निर्माण हो गया तो एनओसी लेके आए, भले ही यहाँ समझना है, भले ही नक्शा पास करते समय उसने एनओसी ली हो, लेकिन कंपाउंड करने में चूंकि एरिया बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है, तो कंपाउंड करते समय जो बिल्डिंग बनी मौजूद है उस बिल्डिंग के अनुसार एनओसी दोबारा लाना आवश्यक है, वो एनओसी आ जाएगी तभी कंपाउंड किया जाएगा, पुरानी एनओसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो आप बात ये कर रहे हैं कि जो इसमें लैंड कॉस्ट कैलकुलेशन में आएगी ना, लैंड कॉस्ट पे फैक्टर निर्धारित है, तो ये कह रहे हैं कि भूमि के मूल्य का आकलन समन मानचित्र स्वीकृत की तिथि को जिस दिन कंपाउंडिंग का नक्शा अप्रूवल के लिए भेजेंगे, अप्रूव करेंगे पीसी, उस दिन जो प्रभावी दर है भूमि की, वो दर इसमें ली जाएगी आवासीय दर। जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो आवासीय दर तो ली ही जाएगी, बिल्डिंग का लैंड रेजिडेंशियल है। अगर अन्य उपयोग की बिल्डिंग है, कॉमर्शियल है, ऑफिस है या इंडस्ट्रियल है या सामुदायिक सुविधाओं की किसी भी उपयोग की बिल्डिंग हो, समन शुल्क में उसका आवासीय दर ही लिया जाएगा, उसी का फैक्टर प्रयोग किया जाएगा, बिल्डिंग के भू उपयोग से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवासीय दर ही ली जाएगी कंपाउंड में, ये कहना है। ठीक है ना। अनुसूची में अंकित दरों के अनुसार समन शुल्क की गणना करते समय भूमि का मूल्य एक बार लिया जाना अनिवार्य है, परंतु प्रत्येक अनुवर्ती तलों पर नहीं लिया जाएगा। ये थोड़ा समझना है, ये समझिएगा, महत्वपूर्ण है। इसमें मतलब 30-40% लोग गलती कर ही देते, गलती फाइल समझ लो। ये बिल्डिंग एनवेलप है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी आदमी ने निर्माण किया किसी सेटबैक का, उसने घेरा नहीं, कोई सेटबैक नहीं घेरा, लेकिन इस केस की तरह यहाँ पर 3 स्क्वायर मीटर उसका एरिया ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये 3 स्क्वायर मीटर अगर उसने पास कम हो रहा था, इसकी बिल्डिंग एनवेलप के अंदर ज्यादा है, तो 3 स्क्वायर मीटर भी उसने छोड़ा नहीं, भले पास नहीं हुआ तो उसने बना लिया। तो अभी यहाँ पे भूमि मूल्य की कैलकुलेशन करने का जो फैक्टर दिया है, कैसे देर करेंगे, वो सारे सेटबैक वाले में है। सेटबैक में अगर बढ़ेगा तो भूमि मूल्य लिया जाएगा, लेकिन यहाँ आगे अभी जो लिखा है वो कह रहे हैं कि भूमि मूल्य एक बार लिया जाना अनिवार्य है, मतलब सेटबैक में लिया जाना, तो उसमें लिखा हुआ है, बाद में एक क्लॉज जोड़ दिया है कि वो 3 मीटर अगर इसके अंदर है, बिल्डिंग एनवेलप के अंदर, तो ये सेटबैक में नहीं है, लेकिन एक बार चूंकि अनिवार्य है तो यहाँ पर भूमि मूल्य भी लिया जाएगा, और जो कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कवरेज के अलग उसमें चार्ट में है, जो चार्ट आप देखेंगे, एक्स्ट्रा कवरेज वाली तो लगेगी ही, भूमि मूल्य भी लगेगी, भले ही भूमि मूल्य खाली सेटबैक वाले समनी भाग के लिए इसमें लिखा है, लेकिन बाद में एक क्लॉज जोड़ दिया, वो कह रहे एक बार भूमि मूल्य किसी भी क्षेत्र पर दिया जाना अनिवार्य है। तो अगर इस बिल्डिंग एनवेलप के अंदर भी आ रहा है तो भी इस पे एक्स्ट्रा कवरेज की जो कंपाउंडिंग का रेट है वो आएगा, और लैंड कॉस्ट भी आएगी। लैंड कॉस्ट का फैक्टर उसमें चार्ट में दिया हुआ कि लैंड कॉस्ट अंदर वाले के लिए। इसी तरह एक और केस हो सकता है कि मान लीजिए उसने ग्राउंड फ्लोर पे कोई नई एक्स्ट्रा कवरेज करी है, फर्स्ट फ्लोर पे एक्स्ट्रा कवरेज कर ली है, कैसे होगा, सज्जा बढ़ा दिया, सज्जे पे यहाँ से कमरा बढ़ा दिया, नीचे तब भी उसको ग्राउंड फ्लोर पे सज्जे की चौड़ाई उतनी तो सज्जे में आएगा, फर्स्ट फ्लोर पे कवरेज में चला जाएगा। यहाँ पर भी भूमि मूल्य लिया जाना अनिवार्य है, इसमें ये नहीं विचार करना कि तो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, ग्राउंड पे होगा तो भूमि का मूल्य नहीं, ऊपर है तो भूमि का मतलब नहीं। इस केस में भी मतलब कुल मिला के समझिए, कोई भी क्षेत्र पर हो, कहीं स्थित हो, जिसमें लिखा हो चाहे न लिखा हो, लास्ट का क्लॉज जो जोड़ दिया उसका मतलब ये है कि कोई भी निर्माण समन होगा वंस ऑफ द एरिया सिचुएटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर या एनी फ्लोर, एक बार उस क्षेत्रफल पर भूमि मूल्य लिया जाना अनिवार्य है। ठीक है ना। इसका कैसे लिखा है, अनुसूची में अंकित दरों के अनुसार समन शुल्क की गणना करते समय भूमि मूल्य एक बार अनिवार्य रूप से लिया जाएगा,
परंतु प्रत्येक अनुवर्ती तलों पर नहीं लिया जाएगा। जैसे इसमें ऐसा कवरेज है, ग्राउंड फ्लोर पर एक बार ले लिया, वही अगर रिपीट होगा 3 वर्ग मीटर फर्स्ट फ्लोर पे भी सेकंड फ्लोर पे भी, तो अन्य तलों पर नहीं ली जाएगी। अन्य तलों पर केवल एक्स्ट्रा कवरेज वाली जो कैलकुलेशन है वही ली जाएगी, लेकिन एक बार भूमूल्य लिया जाना अनिवार्य है। अनुवर्ती तलों पर नहीं लिया, हर बार नहीं लिया जाता। ऐसा भी नहीं कि एक बार छोड़ा जाए, एक बार तो जरूर लेना कहीं पर भी। अनुवर्ती तलों पर वही से तो रिपीट हो रहा तो नहीं लेना, एक ही बार। मिश्रित उपयोग में समनी निर्माणित समन शुल्क उपयोग की प्रकृति के आधार पर दिया होगा। थोड़ा समझना, ये भी टेक्निकल समझिएगा। मिश्रित उपयोग का मतलब क्या हुआ? जो मिक्स्ड लैंड यूज वाले प्लॉट हैं, जैसे कि नीचे दुकान बनाने की अनुमति है, फर्स्ट फ्लोर पे आवास बनाने की अनुमति है, कहीं सेकंड फ्लोर पे ऑफिस बनाने की अनुमति, ऐसे मिक्स्ड लैंड यूज के प्लॉट भी प्राधिकरण बेचता है। या मिक्स्ड लैंड यूज डिफाइंड है मास्टर प्लान में, जहां मिक्स्ड लैंड यूज अलाउड है। तो ये कह रहे हैं कि मिक्स्ड लैंड यूज वाले प्लॉट्स में जो समन शुल्क की गणना है वो उस तल पर किस तरह का यूज हो रहा है, उस तल के यूज के अनुसार जो रेट है वो दिया जाएगा। मतलब क्या है? मिश्रित भूप्रयोग में समनी निर्माण हेतु समन शुल्क उपयोग की प्रकृति के आधार पर, यूज के प्रकृति। नीचे रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल का रेट लिया जाएगा। इसमें वो नहीं कि सारे को रेजिडेंशियल लिया जाएगा, जैसे ऊपर का बताया। मिश्रित लैंड यूज के लिए वो क्लॉज लागू नहीं है, जिसमें ये बताया था कि किसी भी तरह का निर्माण हो सब में आवासीय लेना है, लेकिन मिश्रित यूज में नहीं लेना है। नीचे रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल लिया जाएगा, तो फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है तो ऑफिस वाला रेट लिया जाएगा, ऑफिस वाला 0.5 है जैसे भी बताया था। और फिर उसके बाद कोई और यूज है कमर्शियल है तो कमर्शियल वाला लिया, जैसा उपयोग है जिस स्तर पर उस तरह का रेट बनाया। नेक्स्ट है क्रय योग्य एफआईआर के लिए नियमानुसार देय शुल्क के अतिरिक्त अनुसूची के क्रमांक 2 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर समन शुल्क भी देय होगा, परंतु प्रथम 10% क्रय योग्य एफआईआर शुल्क देय नहीं होगा। हम बता देते हैं, थोड़ा टिपिकल है, हो सकता है अभी आप कोई ऊपर से निकल जाए। ये कह रहे हैं कि जो क्रय जैसे अनुमान एफआईआर, फिर क्रय योग्य एफआईआर, फिर इसका 10% और एक्स्ट्रा कवरेज कंपाउंडेबल है, वो कंपाउंडेबल। तो ये कह रहे हैं कि अनुमान एफआईआर प्लस परचेजेबल एफआईआर प्लस 10% कंपाउंडेबल एफआईआर। तो ये कह रहे हैं कि जो कंपाउंडेबल एफआईआर 10% है उस पर एक्स्ट्रा पैसा जो जमीन का लिया जाना वो नहीं लिया जाएगा, वो उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे कि अनुमान एफआईआर के बाद 10% दिया जाता है कंपाउंडेबल एफआईआर परचेजेबल एफआईआर को जोड़ने के बाद। ये इनका कहने का मतलब। तो ये केस आता नहीं है, असल में किस लिए नहीं आता है कि जिसने नक्शा पास कराया और पास कराने के साथ ही परचेजेबल एफआईआर पास करा लिया तो बात खत्म हुई, बना लेगा, 10% एक्स्ट्रा बनाएगा तो कंपाउंड हम नॉर्मल कर देंगे। लेकिन दूसरा केस ऐसा है कि नॉर्मल एफआईआर पास कराया और बनाते समय उसने परचेजेबल एफआईआर की गणना अपने घर में बैठ के कैलकुलेशन कर ली, कितना मिल सकता वो भी बना लिया, पास नहीं कराया। फिर उसके कंपाउंडेबल की 10% लिमिट वो भी बना लिया, अब इसको प्राधिकरण को नहीं बताया। तो ये कह रहे ऐसा अगर कोई केस आएगा तो उसको प्राधिकरण बोर्ड में रखा जाएगा। अगर परचेजेबल एफआईआर का अनुमोदन नहीं लिया है, पास नहीं कराया है, तो वो कंपाउंडेबल नहीं है ऐसे मान लीजिए, जब तक बोर्ड हाँ नहीं करते। वो केस पूरा बोर्ड में जाएगा, आप नॉर्मल कंपाउंड नहीं करेंगे। और फिर वो तय करेगा कि लैंड कॉस्ट लेने के बोर्ड की शर्तों पे पालन करना अनिवार्य है, आप कुछ नहीं करोगे, कहीं कहने होता है। अगर पहले परचेजेबल पास करा लिया तो आप नॉर्मल कर दोगे, परचेजेबल एफआईआर की लिमिट बना ली, पास नहीं कराइए, तब फिर वो बोर्ड के पास, क्योंकि वो परचेजेबल एफआईआर अनुमान करना तो उसका क्लेम है, अगर पास कराने के लिए आवेदन करता तो अनुमान उसका क्लेम है, मतलब पास करना पड़ेगा प्राधिकरण को। लेकिन परचेजेबल एफआईआर बना ले और कंपाउंड कराने के लिए आवेदन करे, ये उसका क्लेम नहीं है। पहली बात हो चुकी है कि जो फिर से एक बार बता दें, ओवरऑल फिनिश होने वाला है, जो अनुमानित सीमा तक नक्शा पास कराने की बिल्डिंग बाजार में जो प्रावधान है वो एप्लीकेंट का क्लेम है, आपको पास करना ही पड़ेगा अगर नियमों में आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कंपाउंडिंग का जो मामला है, भले वो कंपाउंडेबल लिमिट के अंतर्गत हो, लेकिन किसी आवेदक का ये क्लेम नहीं कि आप क्यों नहीं करोगे, क्योंकि पहले बता दी कि इन पैरामीटर्स को आप देखोगे समान योग है और आपको लगता है कि समन किया जाना चाहिए तभी करोगे। ये दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर। बस 2 लाइन लगे। सेटबैक क्षेत्र में समनी सीमा तक की प्रोजेक्शन तथा छज्जे का निर्माण समान होगा। जितना सेटबैक खाली छज्जा निकाला तो छज्जे की चौड़ाई निर्धारित बिल्डिंग वाले को उतना ही छज्जा निकला, तभी वो समान होगा, साथ ही नहीं। अब अगला पॉइंट है असमनी भाग के ध्वस्तीकरण है। शपथ पत्र के अनुसार यदि आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं किया जाता है तो निर्धारित अवधि के उपरांत प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करके पक्ष से ध्वस्तीकरण शुल्क वसूल किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के अंदर पक्ष द्वारा ध्वस्तीकरण व्यय का भुगतान नहीं किया जाता तो प्राधिकरण द्वारा उसकी वसूली भू राजस्व बकाये के बाद की जाएगी। मतलब जो तोड़ने वाला भाग है उसने एफिडेविट दिया कि 30
जो व्यय हुआ है वो उससे मांगेगा, उससे वसूल करेगा। अगर वो नहीं देता तो कोर्ट में जाके आरसी जारी हो सकती है, राजस्व बकाया की वहां भी वसूला जा सकता है, वो उसी को देना है, क्योंकि उसने एफिडेविट पहले दे रखा है कि आप खुद तोड़ लेंगे, वो खुद तोड़ लेगा। नहीं तोड़ता है, प्राधिकरण को तोड़ना पड़ता है, तो उसका सारा व्यय आवेदक को ही देना है। लास्ट पॉइंट बचा है कि पहले ही बात होगी, इस समन उपविधि के लागू होने की तिथि से पूर्व हेतु विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण पूर्व में प्रभावी विकास प्राधिकरण समान उपविधि के प्रावधानों का अधीन सुनिश्चित किया जाएगा। पहले भी डिस्कस हो चुका है। ये जब प्रभावी है जब से 14 जनवरी 2010 से, तब से जो प्रकरण लंबित है या विचाराधीन है उनपे इसी फायदा से किया जाएगा। और इसके पहले से जो विचाराधीन है, आवेदक का आवेदन लगा हुआ समन के लिए प्राधिकरण नहीं कर पाए किसी कारण से भी, उन मामलों का अगर निस्तारण किया जाना है तो पुरानी समन उपविधि से ही किया जाएगा, इससे नहीं किया जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज का समय पूरा हुआ और इसका जो प्राइमरी नॉलेज थी कंपाउंडिंग वाले की वो हमने आपको दी। डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे हम आपको बता दें, बिल्डिंग वाला पूरा हमने पूरा नहीं कुछ पार्ट, पूरा तो बहुत बड़ा समय लगेगा। महत्वपूर्ण टॉपिक्स उसमें अपलोड कर रखे हैं, कंपाउंडिंग वाला डिटेल में अपलोड कर रखा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है और बाकी नोएडा ग्रेटर अथॉरिटी का अलग है। रिलेटेड आपसे संबंधित और भी आप प्लेलिस्ट जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप कर सकते हैं, चैनल का नाम है